हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 23 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला न्यूज़ है आपका नेशनल स्पेस डे को लेके। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि 23 अगस्त को क्या होता है, आपका नेशनल स्पेस डे होता है। और ये सेलिब्रेट क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। तो इट मार्क्स द सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन जो था, जो कि आपका कब लॉन्च हुआ था, 2023 में। और आज ही के दिन इसको क्या, ये जो है इसने क्या किया था, आपको सॉफ्ट लैंडिंग किया था कहाँ पे, साउथ पोल ऑफ मून पे। और इसके साथ ही इंडिया 4th कंट्री बन गया था साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। ठीक है, तो इसमें ये भी देख लेते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, इसके क्या क्या यूज हुए थे। तो सबसे पहला आपका जो है विक्रम लैंडर था आपका। और रोवर जो था उसका क्या नाम था, प्रज्ञान था। तो स्पेस डे 23 अगस्त। और इस पर जो इसका थीम है, क्योंकि एग्जाम में आपको थीम, बहुत सारे एग्जाम में थीम पूछ दिए जाते हैं। तो इसका थीम क्या है आपको, आर्यभट्ट टू गगनयान। क्योंकि रिसेंटली अगर कल का करंट अफेयर आपने देखा है तो गगनयान मिशन पे भी आपको काफी सारे बात चल रहा है, जो कि आपको दो एक्सपेक्टेड ईयर 2026 है इसको लॉन्च करने का। तो इसीलिए आर्यभट्ट टू गगनयान इसका थीम है। एंशियंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये चंद्रयान 3 मिशन था। और जो चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और जो बाकी मिशन है उसमें क्या 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 अचीवमेंट था इंडिया का। तो सबसे पहला जो था आपका चंद्रयान फर्स्ट, वो आपको 2008 में था। ठीक है, उसको 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसमें इसमें नासा का भी हेल्प लिया गया था। तो नासा का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका जिसका हेल्प लिया गया था, जिसका नाम है M3। ठीक है, इस M3 से क्या किया गया था, प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है मून पे, इसके बारे में पता किया गया था। तो चंद्रयान जो 1 है आपको, वो सैंपल कलेक्ट करने के लिए किया गया था, जिसमें आपको हेल्प नासा का लिया गया था। और 2008 है, ये याद रखना है आप लोगों को। चंद्रयान सेकंड जो है 2019 में आया था आपको, जो कि आपको ये भी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ही जो है वो कोशिश की गई थी, बट इट वाज फेल्ड। लेकिन इसमें पूरे तरीके से ये फेल नहीं हुआ था। आपको डेटा कलेक्ट करने में इसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प मिला हुआ था। तो चंद्रयान सेकंड याद रखना आपको 2019, फर्स्ट 2008। और चंद्रयान 3 की जब बात करते हैं तो वो 2023 में आया हुआ था, 23 अगस्त को। अब इसमें कंपोनेंट ऑलरेडी हमने देख लिया कि लैंडर आपको कौन सा था, विक्रम था। और रोवर प्रज्ञान था। लॉन्च व्हीकल भी आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो LV-M3। क्योंकि अगर आपने कल, मैंने आप लोगों को गगनयान के बारे में बताया था, तो गगनयान में भी जो आपका लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो LV-M3 ही यूज होने वाला है। अब यहाँ से वन बाय वन हेडलाइंस देख लेते हैं। तो पहला हेडलाइन है आपका कि पीएम ने लॉन्च किया मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका आपका वर्थ कितना है, 5200 करोड़। ठीक है, तो कहाँ पे लॉन्च किया इन्होंने, कोलकाता में किया है। तो हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि कौन से अभी रिसेंटली कौन से स्टेट में इतने जो है आपको 5200 करोड़ का जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो कोलकाता में किया गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में किया गया। इसके अलावा ये इतना फंड देने की बात क्यों की गई है, क्योंकि इंडिया को इससे आपको वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात संभव हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, वो प्रेसिडेंट ने क्या किया, आपको एसेंट दे दिया 5 इंपॉर्टेंट बिल जो है, जो कि आपको पार्लियामेंट में थे, जिसमें आपको खासकर ऑनलाइन गेमिंग बिल और इनकम टैक्स, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे और इनकम टैक्स बिल के बारे में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट करने के आधार कार्ड को, क्योंकि अगर आपने देखा है तो बहुत दिनों से न्यूज में चल रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको SIR एक्सरसाइज बोलते हैं, आपको कहाँ पे ये चीजें चल रही है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है। तो बिफोर दैट जो है आपको इलेक्शन कमीशन काफी एक्टिव है और उन सारी चीजों पे काम कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, वोटर ID को लेके। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्ट किया है कि आप आधार कार्ड को भी यूज करो। ठीक है, इसके अलावा या फिर 11 एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट का यूज किया जा सकता है, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने में वहाँ के जो कॉमन सिटीजन हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि आधार कार्ड का भी यूज किया जा सकता है इसमें। ठीक है, हमें याद क्या रखना है कि आपको पूछा जा सकता है कि SIR एक्सरसाइज रिसेंटली न्यूज में था, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, आपको बिहार में हो रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडिया को रोबस्ट डिफेंस इकोसिस्टम उसका प्रमोट करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका हेडलाइन है। नेक्स्ट न्यूज है आपका सेमीकंडक्टर को लेके। तो सेमीकंडक्टर को लेके अभी आपका जो है 2 से 4 सितंबर को क्या होने वाला है, कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो इसलिए आपका न्यूज में सेमीकॉन इंडिया। ठीक है, तो ये देखेंगे, इसको भी डिटेल में देखेंगे। स्पोर्ट्स सेक्शन से ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको कहाँ पे चल रहा है, एक टूर्नामेंट चल रहा है, एशियन शूटिंग
चैंपियनशिप चल रहा है कजाकिस्तान में, तो डेली आपको इसमें से कुछ ना कुछ न्यूज़ में आ रहा है। तो यहाँ पे इंडियन ओलंपियन एलिवनी पेल्ब्रियन, ठीक है, उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। अब यहाँ पर डिटेल में न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है आपको ऑनलाइन गेमिंग जो आपका बिल आया है उसको लेके। तो इस बिल में आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें इसका जो मेन एजेंडा है आपका ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना है। उसके अलावा ऑनलाइन सोशल जो गेम्स होते हैं उसको भी प्रमोट करना है। बट इसमें जो खासकर जो इलीगल तरीके से जो आपका ऑनलाइन गेमिंग जो जैसे कि मनी गेमिंग सेवाएं थी, ठीक है, जो यूज़ किया जा रहा था, फिर एडवर्टाइजमेंट, उन सारी चीज़ों पर रोकथाम लगाने की बात की जा रही है। प्रमोट आपको ई स्पोर्ट्स को किया जाएगा, ऑनलाइन गेम्स को किया जाएगा, बट जो इलीगल तरीके से गेम्स हो रहे थे उन सारी चीज़ों को रोकने की बात की जा रही है। तो इसमें ऑनलाइन मनी गेम्स और विज्ञापन पर पूरे तरीके से कंप्लीट बैन लगाने की बात की गई है। बैंक वगैरह भी इसमें अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उनको भी मना करने की बात की गई है। ऑनलाइन गेम को इवन जो खासकर जो आपको ई स्पोर्ट्स है नेशनल लेवल पे उसको रजिस्टर करने की बात की गई है। और इसके अलावा जो इवन इसमें पनिशमेंट भी दिया गया है, अगर उल्लंघन होता है इस चीज़ों का तो 3 साल का कैद हो सकता है और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो एक तो सबसे पहले आपको AIBD याद रखना की है क्या, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है। अब इस इंडिया वापस री इलेक्ट हुआ एज अ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। तो इसका AIBD के बारे में देख लेते हैं। तो AIBD जो है आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1977 में। ये अंडर किसके अंडर में काम करता है, तो यूनेस्को के अंदर में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है, ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। और अभी जो आपको हाईएस्ट वोट किसको मिला है, इंडिया को मिला है। और ये जो वोटिंग है आपको हो कहाँ रहा था, तो ये थाईलैंड में फुकेट में, ठीक है। तो हो सकता है आपको पूछा जाए प्लेसेस इन न्यूज करके कि फुकेट जो है वो कहाँ पर, तो ये थाईलैंड में है। इसके अलावा आपको AIBD का हेडक्वार्टर याद रखना और स्टैब्लिश और किसके अंडर में ये काम करते हैं। नेक्स्ट न्यूज फर्टिलाइजर को लेके है। तो डिपार्टमेंट ने इंश्योर किया कि फर्टिलाइजर का जो है वो किस तरह से यूज होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर सब्सिडी का क्या है, तो अभी देखा जाए परसेंटेज वाइज तो रिकॉर्ड 35% राइज हुआ है किस चीज के, यूरिया के यूजेस में, और 44% ग्रोथ इन द जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है और NPK नाइट्रोजन पोटेशियम एंड, ठीक है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन में क्या क्या आपको जो है ग्लोबल पार्टनरशिप की और आत्मनिर्भर भारत, जिसमें आपको जो फर्टिलाइजर का किस तरह से यूज किया जाए। तो एक आपको पहले भी मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर बहुत दिन से आपको उसमें कुछ ना कुछ आपका न्यूज आ रहा है। तो नैनो यूरिया, ठीक है, नैनो यूरिया का सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेट यूज कर रहा है तो अभी कौन सा आपका यूपी है। तो डेटा भी पूछा जा सकता है टॉप स्टेट कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। खरीफ क्रॉप है यहाँ पे, ठीक है, खरीफ क्रॉप के बारे में भी बताया था आपको। इसको फोन कब किया जाता है आपको, मानसून सीजन में जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में। और हार्वेस्टिंग इसका कब होता है, सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। इसमें बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं आपको, कॉटन, ग्राउंडनट, और मोस्ट ऑफ द जो आपके कौन से क्रॉप हैं, पल्सेस वगैरह जो हैं वो, और ऑयल सीड इसमें कवर होते हैं, खरीफ क्रॉप में होते हैं। तो फर्टिलाइजर याद रखना, फर्टिलाइजर पे बहुत ज्यादा सब्सिडी दिया जा रहा है। और ये 2 तरह के आपको DAP और NPK फर्टिलाइजर होते हैं, ये याद रखना। इस न्यूज आपका इनकम टैक्स एक्ट को लेके जो कि अभी रिसेंटली पास किया गया, प्रेसिडेंट ने क्या किया उनको एसेंट। तो ये बिल आपको दोनों हाउस में पास हो गया, तो बिल पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो बिल किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में हो जाता है। तो आपका अगर इनकम टैक्स एक्ट देखा जाए तो पहले कौन सा था आपका, 1961 वाला था जिसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। तो अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 एसेंट मिल चुका है। तो इसमें आपको टैक्स रिफॉर्म लाने की बात की है, जिसमें एफिशिएंट मैनर में इसको टैक्स को देखने की बात की गई इसमें। अब ये बहुत पुराना एक्ट था आपको, ठीक है, 1961 का था। मिनिमाइज्ड लिटिगेशन की बात की गई है, स्ट्रीमलाइन लर्न एंड अडेप्ट करने की। तो जो आपको पुराना तरीका था टैक्स का, क्योंकि बहुत सारी अभी जो है रिसेंट में बहुत सारी चीज़ें बदली है, जैसे कि GST वगैरह रिफॉर्म हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया था। उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए इस एक्ट में आपको चेंजेस लाए गए। तो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अभी जो है कौन सा
कौन सी ईयर वाला एक्ट जो है उसको रिप्लेस किया है, तो 1961 का आपको इनकम टैक्स एक्ट है जिसको रिप्लेस किया गया 2025 वाले से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपका हिस्टोरिक बूस्ट फॉर बिहार कनेक्टिविटी। तो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो बिफोर दैट देयर इज सो मच, मतलब आपको इवन स्टेट की तरफ से और सेंटर की तरफ से बहुत सारे आपको जो है प्रोमिस किए जा रहे हैं। तो जिसमें आपको वन ऑफ द प्रोमिस अभी ये है कि 8.5 किलोमीटर का ऑन्टर सिमरिया ब्रिज बनाया गया, कौन से पे, नेशनल हाईवे 31 पे। अब ये जो हाईवे है आपको इम्प्रूव करेगा कनेक्टिविटी को, और इसमें आपको जो कॉस्ट कितना लगा, 1870 करोड़ के आसपास इस पे खर्च हुआ है। अब डिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा आपका, 100 किलोमीटर इंप्रूव करेगा एक्सेस सिमरिया धाम, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपको कुछ इकोनॉमिक सेक्शन का कुछ दिया हुआ, जैसे कि बिहार इकोनॉमी हैज ग्रोन, कितने परसेंट ग्रो किया आपको, 3.5 टाइम्स सिंस 2011 से 12 में अगर देखा जाए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक के हिसाब से, तो इतना ग्रोथ हुआ आपको 3.5 टाइम्स। और रीच का कितना करोड़, इस करोड़ में अगर देखा जाए तो 8.54 लाख करोड़ 2023-24 के अकॉर्डिंग। रेलवे में इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जैसे कि पहले क्या था आपको 2014 के बीच में 1132 करोड़, अब इतने पे पहुंच गया 2026 में, 25-26 में। तो हो सकता है आपको डेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे कि रिसेंट में आपको एग्जाम होने वाला 71st बीपीएससी, तो मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि आपको इस तरह का डेटा, क्योंकि ये पीओवी वगैरह से लिया गया चीज़ है, तो हो सकता है पूछा जा सकता है। इसमें 4 लेन हाईवे बनाने की बात की गई है, और 2 एयरपोर्ट जो है उसमें वहाँ पे एक्सपेंड करने की बात की है, जैसे पटना जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसको एक्सपेंड करने की बात की गई, और जो दरभंगा एयरपोर्ट है उसको भी एक्सपेंड करने की बात की गई। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ, कनेक्टिविटी, ये सब आपको थीम्स हैं। बस आपको डेटा याद रखना है, जैसे कि ये वाला डेटा तो जो ब्रिज है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपका वी डाउट, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि पैन इंडिया ऑपरेशन नेम है, ठीक है, वी डाउट, तो ये वी डाउट किस चीज से रिलेटेड है, तो आपका जो ड्रग्स वगैरह है, ठीक है, जिसका सिंडिकेट चल रहा था उसको अभी क्या किया गया, ब्रेक डाउन किया गया। तो इसको किसके अंडर में ये चीज हो रहा है, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसको डीआरआई बोलते हैं। जो वीड्स का स्मगलिंग हो रहा था उसको रोकने के लिए पैन इंडिया ऑपरेशन, याद रखना आपको, वीड आउट ऑपरेशन। नेक्स्ट न्यूज है आपका यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर थर्ड, ठीक है। जो थर्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा है यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर यूनाइटेड एट कॉन्फ्रेंस, तो ये पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस आपका हो कहाँ पे रहे, तो ये आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसका थीम क्या है आपका, विजडम ट्रांसमिशन इन द बुद्धा धम्मा इन द 21st सेंचुरी। तो थीम, और ये हो कहाँ पे रहा, कौन से एडिशन का, तो एडिशन थर्ड है, हो रहा है आपका न्यू दिल्ली में। थीम आपका विजडम ट्रांसमिशन इन द बुद्धा धम्मा इन 21st सेंचुरी। बट इसके अलावा हम लोग बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा देख लेते। तो बुद्धिज्म जो था वो आपको 5th सेंचुरी सी में आया हुआ है। इसके जो फाउंडर है किनको माना जाता है, सिद्धार्थ गौतम को। और इसमें आपको की कंपोनेंट्स है, की फीचर्स है बुद्धिज्म में, जैसे कि 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात किया गया, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात किया गया, 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात किया गया। इवन जो बुद्धिज्म है वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं लेटर पीरियड में, दैट इज इन महायान एंड हिनयान। तो महायान जो है आपको, जो कि आपको आइडल वर्शिप में बिलीव रखते हैं, और आपको जो ये थोड़े से आपको क्या लिबरल होते हैं, और जो हिनयान है वो स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं, और जो कोर प्रिंसिपल था बुद्धिज्म का वो यही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि वो मॉन्क लाइफ जीना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको अ, बहुत सारे जो आपको टीचिंग्स है बुद्धा को, इनको ये हिनयान फॉलो करते हैं। महायान जो आपको थोड़े से लिबरल लिबरल फॉर्म है किस चीज़ का, बुद्धिज्म का। नेक्स्ट न्यूज है आपका सेमिकॉन इंडिया, ठीक है, जो कि 2025 का, 2025 में भी होने वाला है, सितंबर में होने वाला है। तो इसका 4th एडिशन जो है वो हुआ, ठीक है। तो ये फोर्थ इंडियाज बिगेस्ट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक शो, ये शो भूमि कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में। यहाँ पे आपका ये सेमीकॉन इंडिया होने वाला है। तो हो सकता है आपको पूछा जाए कि जो आपका सेमीकॉन इंडिया अभी रिसेंट इवेंट था वो कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ आपका न्यू दिल्ली में होगा, और ये सितंबर में होने वाला है। लेट्स सी, बहुत सारे इसमें आपको अदर कंट्रीज से भी जो आएंगे, और उसके अलावा कंपनीज वगैरह ज्वाइन करें। हमारे लिए स्टैटिक में इंपॉर्टेंट किया, अगर सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो ताइवान आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया और बहुत सारा यहाँ से जो है वो सेमीकंडक्टर मंगवाता है।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एससीओ समिट को लेके। तो 2025 का जो एससीओ समिट है वो कहाँ पे होने वाला है आपको? चाइना में होने वाला है, तियानजिन में, ठीक है। तो इसमें इंडिया के लिए क्या क्या चीज़ें, अभी तो समिट हुआ नहीं, समिट होगा उसके बाद पता चलेगा, बट हमारे लिए स्टार्टिंग में अगेन देख लेते हैं कि समिट जो है वो, जैसे कि डायरेक्ट फ्लाइट टू सेटल रिज्यूम, जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है उस पर भी इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है। जो बॉर्डर ट्रेड था जिसको हमने बंद करवा दिया था वो रीओपनिंग की बात की जा रही है। और जो रेयर अर्थ आपका, जो हम सबसे ज़्यादा हम हाईली डिपेंडेंट, खासकर सेमीकंडक्टर को लेके डिपेंडेंट है चाइना पे, उन सारी चीज़ों पे बात भी किया जाएगा। इसके अलावा जो ये याद रखना आपको, तियानजिन में हो रहा है एससीओ का समिट 2025 का। अब एससीओ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो स्टैब्लिश आपको ये 2001 में फॉर्मल तरीके से 2001 में हुआ था, बट अगर देखा इनफॉर्मली इसके बारे में 1996 से ही बात चल रहा था एससीओ के बारे में। इसको फॉर्मली आपको कब ये बनाया गया? तो 2001 में किया गया। इसको एससीओ को पहले संघाई 5 भी बोलते थे, जिसमें 5 कंट्रीज ही थे इनिशियल जब बना हुआ था। तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर माना जाता है। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? 2017 में किया था। ईरान ने 2023 में इसको ज्वाइन किया, 2024 में बेलारूस ने ज्वाइन किया। तो अब हो सकता है कि पूछा जाए कि लेटेस्ट जो है आपको एससीओ मेंबर कौन सा है, तो बेलारूस है। हेडक्वार्टर इसका क्या, क्योंकि नाम इसका संघाई है तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? बीजिंग में है। इसका एक इनिशिएटिव है जो कि आपको उज्बेकिस्तान समिट हुआ था जिसमें इसको बनाया गया था एससीओ का, जिसको रैट्स बोलते, ठीक है। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ये। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रैट्स इज इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स, हो सकता है ऑप्शन में, या फिर आपको एससीओ हो जाएगा, फिर आपको, या फिर एशियन आसियान समिट के बारे में पूछा जा सकता है। तो रैट्स इज इनिशिएटिव ऑफ एससीओ, ठीक है, जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया गया था। तो ये याद रखना आप लोग, उज्बेकिस्तान समिट से रिलेटेड है। तो हमने देख लिया टोटल आपको मेंबर्स, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। नेक्स्ट न्यूज आपका केरला इज ऑन अलर्ट, ठीक है। अभी ब्रेन ईटिंग अमीवा जो है, खासकर ये नाम पूछा जा सकता है आपको, स्पीसीज का नाम बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि नाइग्लेरिया पॉलेरिया, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि नाइग्लेरिया पॉलेरी जो है वो आपको किस, क्या चीज़ है, ठीक है, रिसेंटली न्यूज में था। तो ये आपको ब्रेन ईटिंग अमीबा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ये हाईली आपको फेटल डिजीज है। इसमें आपको सर्वाइवल के चांसेस 3% ही होते हैं, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा हुआ कि आपको लोग इसमें जिंदा बच गए। खासकर ये जो इसमें इफेक्टेड होते हैं वो चाइल्ड को इफेक्ट करता है, इसमें सीरियस थ्रेट है। और केरला में इसके केस पहले भी विटनेस हुए थे, और अभी अभी और ज़्यादा इसके केसेस राइज हो गए। अब ये रेयर डिजीज के अंदर आता है और ये सीरियस थ्रेट है। तो सर्वाइवल के चांस बहुत कम है। इवन इसके वैक्सीन जो है वो आपको नहीं अवेलेबल है प्रॉपर तरीके से, इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो पूरे तरीके से नहीं आया हुआ, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये जो है थ्रेट, सीरियस थ्रेट बन रहा है। इसमें आपको सिम्टम्स पता होना चाहिए। इसमें सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर होता है, ठीक है, सीवियर हेडेक होता है, वोमिटिंग वगैरह होता है। और इसमें इसका इतना इम्पैक्ट होता है कि जो इंसान कोमा तक में जा सकता है, और जो इसके अलावा डेथ जो है वो उसका बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। तो नाम याद रखना अपना, नाइजीरिया फॉलेरी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको ब्रेन ईटिंग अमीबा है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका बंगाल से, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि श्रम श्री जिसकी स्कीम है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो वेस्ट बंगाल ने श्रम श्री स्कीम लॉन्च किया। तो ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड, ये भी याद रखना आप लोग को, माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड है। क्योंकि खासकर जो माइग्रेंट वर्कर है, जो वो खासकर उड़ीसा, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट से जो माइग्रेट करके जाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेरेसमेंट और ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उनके सेफ्टी, उनके सिक्योरिटी के लिए जो ये स्कीम लॉन्च किया गया है। तो श्रम श्री फॉर माइग्रेंट वर्कर, और ये कौन सा स्टेट है आपका? वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा रायतू भरोसा, ठीक है, रायतू भरोसा स्कीम जो है वो आपको फार्मर्स के लिए है। तो ये कौन से स्टेट का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको राइनो को लेके। तो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन फैल्कन, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको ऑपरेशन फैल्कन, जैसे कि ऑपरेशन प्रहार, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कि आपको अगेन ड्रग्स से रिलेटेड था, जिसको ब्रेक डाउन किया गया कहाँ पे? राजस्थान में। तो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन फैल्कन। ये किस चीज़ से? आपको हंटिंग रोकने के लिए वन हॉर्न राइनो का। तो वन हॉर्न राइनो का अगर देखा जाए स्टेटस क्या है, तो वल्नरेबल है आपका। और ये आपको स्केड्यूल 1 में आता है, जो कि आपका 1972 का जो एक्ट है। बट अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ऑपरेशन फैल्कन लॉन्च किया गया। पर इसके अलावा हम लोग स्टैटिक में देख लेते हैं कि राइनो जो है वो कितने टाइप्स हैं। आपको अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो उसके 5 स्पीसीज होते हैं, जिसमें आपको
व्हाइट और ब्लैक राइनो जो है अफ्रीका में मिलते हैं। बाकी इंडियन राइनो, सुमात्रन राइनो और जावन राइनो जो कि आपको कहाँ पे मिलता है, एशिया में मिलते हैं। तो टोटल 5 है, व्हाइट, ब्लैक, इंडियन राइनो, सुमात्रन और जावन, ठीक है। अभी आपको 2019 में जो है वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया था, जिसमें राइनो को जो है वो उसके पॉपुलेशन को रोकने के लिए मतलब उसको उसको किस तरह से सेव किया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंटल बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हंटिंग इज द मोस्ट जो आपको सबसे बड़ा थ्रेट है इनके लिए। उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपको डिक्लेरेशन साइन किया गया था न्यू। तो हो सकता है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पूछा जाए किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको राइनो पॉपुलेशन को जो है वो इंक्रीज करने की बात की गई थी। प्रोजेक्ट राइनो जो है वो 2020 में आया था। प्रोजेक्ट राइनो या प्रोजेक्ट राइनो विजन जो अगर पूछा जाए तो ये 2020 का है। और अगर आपको इंडिया में पूछा जाए कि राइनो सबसे ज्यादा, तो असम यहाँ पे लिखा हुआ है, और कहाँ पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट न्यूज है आपका कि लोकसभा ने नाउ इंक्लूड किया कश्मीर, कोंकणी और संथाली को अमंग द 22 लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 22 लैंग्वेज के अंदर तो ऑलरेडी आता है, 8 शेड्यूल के अंदर आता है, बट इसको अभी क्या किया गया, आपको लोकसभा में एक्सेप्ट किया गया। अगर आपको लोकसभा की जो भी आपको प्रोसीडिंग होंगे उसमें ये लैंग्वेजेस यूज होंगे। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो आपको 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे अगर ये न्यूज में चल रहा है तो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो 8 शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेज के बारे में बात किया गया, जिसमें इंग्लिश नॉट इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर 22 लैंग्वेज नहीं आते, तो आपको ये याद रखना कि इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इवन राजस्थानी लैंग्वेज है वो भी आपको इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके साथ देख लेते हैं अब इंक्लूडेड है कौन कौन सा लैंग्वेज। असमीज है, आपको बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो उर्दू याद रखना है आपको, और एक नेपाली, क्योंकि इस नेपाली में बहुत सारे लोगों को लगता है कि मे बी नेपाली लैंग्वेज कैसे है, तो नेपाली और उर्दू ये दोनों याद रखना है आपको, एग्जाम में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, जो आपके लैंग्वेज ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। तो कौन कौन से अमेंडमेंट है जो आपको इससे रिलेटेड है। तो 21st अमेंडमेंट जो कि आपको 1967 में आया था, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था किसमें, 8 शेड्यूल में। 71st अमेंडमेंट आया था आपको 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था। और जो 92nd अमेंडमेंट है जो कि 2003 में आया हुआ था, तो लास्ट जो इसमें 8 शेड्यूल में जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 का अमेंडमेंट है, जिसमें बोडो, डोगरी और संथाली और मैथिली को ऐड किया गया था। तो तीनों अमेंडमेंट याद रखना, 21st, 71st और 92। तो इसको ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, 21 + 71, ठीक है, 292, तो ये 92 हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है आपका, पीएम विल लॉन्च द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एट द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन न्यू दिल्ली। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको नेशनल मिशन जो है नेचुरल फार्मिंग पे कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। अब कहाँ पे है ये, आपको इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है ये, इसका कहाँ पे आपको, न्यू दिल्ली में। एक तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, आईसी ARC के बारे में, ICAR के बारे में, ठीक है। तो कॉमनली इसको पहले पूसा इंस्टीट्यूट बोला जाता था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर था, ब्रिटिशर्स जब जिस टाइम पे थे, तो बिफोर 1934 इसका हेडक्वार्टर आपको बिहार में ही था, बट बिहार में जब 1934 में आपको अर्थक्वेक आता है, तो इसका हेडक्वार्टर रीलोकेट करके जो आपको दिल्ली में इसका शिफ्ट किया जाता है। इसको पहले अगर फॉर्मेशन पूछा जाए कौन से ईयर में बना था, तो 1905 में, जब आपका स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था उसी टाइम पे 1905 में आपको ये इंस्टीट्यूट बना हुआ था। इसका पहला नाम जो था वो इंपीरियल इंस्टीट्यूट था, ठीक है, जिसको चेंज किया गया था 1911-19 के बीच में। तो फाउंडिंग ईयर याद रखना 1905। और उसके बाद जो है आपको कहाँ पे अभी इसका रिलोकेशन कहाँ पे, इसको न्यू दिल्ली में। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, विच टाउन इन उत्तर प्रदेश वॉज रीनेम्ड एज ए परशुरामपुर, ठीक है। तो कौन से टाउन को रीनेम किया गया। आई होप आप क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो। क्वेश्चन का अगर आंसर पता हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आंसर करना। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।